दोस्तों, स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब चलेगा केस। बुरी तरह फंस गए हैं ओम बिरला। जज साहब ने थमा दिया नोटिस। उल्टी गिनती इन लोगों की शुरू हो गई है। बताऊंगा क्या है पूरी खबर, लेकिन आखिरी तक वीडियो में दोस्तों बने रहिए। नमस्कार, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाह उल हक। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो कोई मामूली राजनीति बयानबाजी नहीं है, ना ही कोई टीवी डिबेट का शोर है। ये खबर सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की रीढ़ से जुड़ी हुई है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और जज, साथ साथ स्पीकर, सब एक ही कहानी में आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। और कहानी ऐसी है कि अगर आपने ध्यान से आज नहीं सुनी तो कल को भाई यही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि जब ये सब हो रहा था तब आप भाई साहब कहां थे। आज से बात करें तो ओम बिरला की उल्टी गिनती शुरू मानी जा सकती है। वजह यह नहीं कि किसी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगा दिया, बल्कि वजह भाई साहब यह है कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एक फैसले की वैधता पर सुनवाई करने जा रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में लोकसभा को नोटिस थमा दिया है। जवाब मांगा गया है, तारीख तय हो चुकी है और मामला ऐसा है कि यहां हर शब्द, हर प्रक्रिया, हर नियम तौला जाएगा। अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि समझे यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। आपको पीछे चलना ही होगा। आपको भाई साहब याद होगा वो वीडियो जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और मैंने दूसरे चैनल में आपको बताया भी था। जस्टिस भाई साहब यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोट्स का वीडियो आपने देखा था। आधे जले आधे बचे, लेकिन सवाल पूरे देश के सामने जलते हुए वही कैश कांड जिसकी जांच चल रही है, वही मामला जिसमें संसद के भीतर तक हलचल मचा दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इस पर बातें हुई, बहस हुई और आखिरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब यहां एक पल के लिए रुकिएगा। महाअभियोग कोई हल्की प्रक्रिया नहीं होती। ये किसी चाय की दुकान पर लिया गया भाई साहब फैसला नहीं होता। ये संविधान की सबसे भाई साहब गंभीर प्रक्रियाओं में से एक है, और इस प्रक्रिया में अगर जरा सी भी चूक हुई तो पूरा का पूरा मामला ही भाई साहब पलट सकता है। यहीं से कहानी की एंट्री होती है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। महाअभियोग की प्रक्रिया के तहत जस्टिस वर्मा के लिए या जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में शामिल किए गए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, साथ साथ उसके भाई साहब मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बात करें तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, और इसके साथ ही वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य। यह कमेटी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आदेश से बनाई गई है। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या स्पीकर ऐसा कर सकते थे? यही वो सवाल है जिसने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भाई साहब आज पहुंचा दिया है। और मजेदार बात यह कहिए, गंभीर बात यह है कि इस फैसले को चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जस्टिस यशवंत वर्मा है। वही जज जिनके खिलाफ ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, वो जज जो कानून की बारीकियों को हमसे और आपसे भाई साहब कई बेहद ऊंचा लेवल का जानने वाले हैं, जानते हैं। वो जज जिन्हें पता है कि कहां प्रक्रिया में चूक हुई, कहां नियम तोड़े गए और कहां स्पीकर शायद जल्दबाजी में आगे बढ़ गए हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा भाई साहब, क्योंकि यही असली पेच है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि ओम बिरला इस कमेटी का गठन कर ही नहीं सकते थे। वजह यह नहीं कि स्पीकर के पास ताकत नहीं है, बल्कि वजह यह है कि इस मामले में प्रक्रिया गलत अपनाई गई है। बात करें तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जब किसी जज के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, समझ लीजिए ये चीजें, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि यह प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया गया। जिस सदन में सबसे पहले महाअभियोग प्रस्ताव आता है, उसी सदन के सभापति या स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वो जज या वो जांच समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर सके। अब यहां सवाल पूछिए खुद से आप, महाअभियोग प्रस्ताव सबसे पहले कहां लाया गया था? जवाब है राज्यसभा में भाई साहब। हाँ दोस्तों, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया था, और उस समय राज्यसभा के सभापति थे भाई साहब जगदीश धनखड़ साहब। उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया, यानी प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से हुई। तो फिर सवाल यह उठता है, अगर शुरुआत राज्यसभा से हुई तो कमेटी का गठन लोकसभा स्पीकर कैसे कर सकता है?
यही सवाल लेकर जस्टिस वर्मा सीधे सुप्रीम कोर्ट आज पहुंच गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि लोकसभा स्पीकर ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कमेटी बना दी। उनके मुताबिक जब तक दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पूरी तरह पारित नहीं हो जाता, पास नहीं हो जाता, तब तक ऐसी कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता। और यहां तो स्थिति यह है कि लोकसभा में प्रस्ताव पास हुए हैं, लेकिन राज्यसभा में वो अभी भी लंबित पड़ा हुआ है, यानी आधी प्रक्रिया पूरी, आधी प्रक्रिया अधूरी है। और उसी अधूरी प्रक्रिया के आधार पर कमेटी को बना दी गई। अब जरा सोचिए भाई साहब, अगर आपके गांव में पंचायत का फैसला आधा लिया जाए और आधे लोग बोल जाए तो क्या वो फैसला टिक पाएगा? अगर बाजार में बिना पूरा मोल भाव किए भाई सौदा पक्का कर दिया जाए तो क्या विवाद नहीं होगा? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया है। भाई साहब थोड़ा ये भी देख लीजिए, एनडीए टीवी की रिपोर्ट साफ साफ अभी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने की तैयार हो गया है। ये कोई छोटी लाइन नहीं है, ये वो लाइन है जो बताती है कि मामला गंभीर है, संवैधानिक भी है और अब इसे टाल नहीं जा सकता भाई साहब। वहीं लाइव लॉ ने भी यह रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सुनवाई के लिए हमारी हामी भरी है भाई, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सचिवालय को नोटिस भी जारी कर दिया है। दोनों ये जवाब बात करें तो दोनों से ये जवाब मांगा गया है। अब जवाब देने की अगली तारीख तय की गई है 7 जनवरी भाई साहब। अब यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है, थोड़ा उससे भी हम आपको रूबरू करना चाहेंगे। सुनिए, सुनवाई के दौरान भाई साहब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक मौखिक टिप्पणी की और यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने कहा भाई साहब क्या कानून बनाने वाले को कानून के बारे में पता नहीं है? सोचिए जरा, यह सवाल किससे पूछा जा रहा है? संसद से, स्पीकर से, उस व्यवस्था से जो देश के लिए कानून भाई साहब बनाती आई है और बनाएंगी भी। जस्टिस दत्ता ने कहा कि जब तक दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित नहीं होता तब तक जांच समिति का गठन कैसे किया जा सकता है? यह कोई तकनीकी सवाल नहीं है, ये भाई साहब संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन जो कई रिपोर्ट्स में दिखी उसे भी थोड़ा हम आपको रूबरू करना चाहेंगे, आपके माइंड में साफ करना चाहेंगे। बात करें तो कुछ जगह यह कहा गया कि चूंकि महाअभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आया इसलिए राज्यसभा के सभापति को कमेटी बनानी चाहिए थी। वही कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि लोकसभा में प्रस्ताव पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में अभी लंबित है। जस्टिस वर्मा की याचिका का मूल तर्क यही है कि जब तक दोनों सदनों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक कोई भी सदन अकेले भाई साहब कमेटी नहीं बना सकता है। यानी चाहे आप इसे पहले वाला तर्क माने या फिर दूसरे को, दोनों ही स्थिति में सवाल ओम बिरला के फैसले पर ही उठ रहा है। अब सवाल यह है आपसे मैं करूंगा, क्या जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती हो गई? क्या कैश कांड के दबाव में प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया गया या फिर यह सब जानबूझकर किया गया है? यह सवाल सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं है भाई साहब, यह सवाल उस आम आदमी का भी है जो रोज देखता है कि बड़े बड़े लोग नियमों को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं और फिर सिस्टम से उम्मीद करता है कि कहीं तो इंसाफ मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम यह तो दिखा दिया कि सवाल पूछे जा सकते हैं, नोटिस दिया जा सकता है, स्पीकर भी जवाबदेह हो सकता है भाई साहब। अब आगे क्या होगा? 7 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कमेटी का गठन सही था या नहीं। अगर कोर्ट को लगा कि इस प्रक्रिया में खामी है यानी कुछ कमी है तो यह कमेटी डिसमिस कर दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक कमेटी का अंत नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ा भाई साहब संवैधानिक संदेश भी होगा। दोस्तों यह लड़ाई किसी एक जज या स्पीकर का नहीं है, यह लड़ाई उस नियम कानून की है जो हमारे बराबरी का भरोसा देता है। अगर आज स्पीकर के फैसले पर सवाल नहीं उठेगा तो कल किस पर भाई साहब सवाल उठेगा? अब आपकी बारी है सोचने की। आप सोचिए, आप क्या सोचते हैं इस पूरी मामले पर? अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या प्रक्रिया सही अपनाई गई या फिर सत्ता की जल्दबाजी ने संविधान को पीछे छोड़ दिया भाई साहब? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमने खुला रखा है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। ऐसी ही जमीनी पड़ताल वाली खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए भाई बहन जितने भी है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये सवाल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।